हेलो दोस्तों। तो बाबू आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन भी देनी है और उसके बाद आपका सिलेबस भी शुरू करना है। ये जो सिलेबस आपकी क्लास आज चल रही है, ये सिलेबस आपका है बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका चल रहा है, क्योंकि एनईपी के थ्रू जो आपका सेमेस्टर सिस्टम हो गया है उसमें आपका एक साल में 2 पेपर जूलॉजी और बॉटनी के एक एक पेपर हैं। पहले जो सिस्टम था बाबू, अगर आप ज्यादा बेहतर समझ पाए तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब पहले वार्षिक परीक्षा होती थी, एनुअल सिस्टम होता था। एनुअल सिस्टम में जो जूलॉजी होता था उसमें 3 पेपर, जो बॉटनी होता था उसमें 3 पेपर और जो केमिस्ट्री होता था उसमें 3 पेपर होता था। अब एनुअल सिस्टम के बाद जब सेमेस्टर सिस्टम आपका हो गया है तो जूलॉजी में एक पेपर होता है लेकिन 6 महीने पे, बॉटनी में एक पेपर होता है लेकिन 6 महीने पे, और केमिस्ट्री में एक पेपर होता है लेकिन 6 महीने पे। यानी एक साल में जहां पर ये जूलॉजी में 3 पेपर होते थे, बॉटनी में 3 पेपर और केमिस्ट्री में 3 पेपर होता था, उसी तरह से अब सेमेस्टर सिस्टम 6 महीने और 6 महीने का हो गया है। तो 6 महीने में बॉटनी का, जूलॉजी का और केमिस्ट्री का एक एक पेपर होगा। इसलिए साल में 2 बार परीक्षाएं हो रही है, 2 बार परीक्षा होगी। बीएससी की एक साल में 2 परीक्षा हो रही है, 6 महीने पे एक परीक्षा हो रही है, 6 महीने पे एक परीक्षा हो रही है। ठीक है ना? तो एक साल में 2 परीक्षाएं हो रही है। तो जूलॉजी के एक साल में 2 पेपर यानी 6 महीने पे एक एक पेपर देना है। तो जो आपका जूलॉजी है, इस जूलॉजी में समझिएगा कि आपकी 8 यूनिट है, पहले के तुलना में 4 यूनिट बढ़ी है। एक पेपर है आपका जूलॉजी, एक पेपर है और एक पेपर में 8 यूनिट है। ठीक है ना? 8 यूनिट में से मैं आपको जूलॉजी का यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 जो आपको ऑनलाइन मैं वीडियो दूंगा और ऑनलाइन इसको पढ़ाएंगे हम इस प्लेटफॉर्म पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। और आपसे रिक्वेस्ट और निवेदन है और साथ में आदेश भी है कि आप यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 का टोटल जो सिलेबस होगा आपका, ये टोटल आप बुक रख लीजिए, किसी भी राइटर की और किसी भी पब्लिकेशन की बुक रख लीजिए, और बुक के साथ जो आपके टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को कंप्लीट करके एक नोट्स परफेक्ट बढ़िया अच्छा खासा नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाइएगा तो नोट्स बेहतर कॉपी हो, आपका पेज बढ़िया हो, और जो भी हो आप जैसे ऑफलाइन में जैसे आप पढ़ते हैं तो उसमें जैसे आप नोट्स बनाते हैं कोचिंग में अपने या स्कूल में जैसे नोट्स बनाते हैं, कलरफुल पेन का यूज करेंगे, पेंसिल से डायग्राम नहीं बनाना आपको, तो कलरफुल पेन का यूज करिएगा और बढ़िया अच्छा खासा डायग्राम बनाइएगा। जो भी डायग्राम आएंगे तो डायग्राम, चार्ट आएगा तो चार्ट बनाइएगा। मैं जूलॉजी का यूनिट नंबर 6, 7, 8 आपको ऑनलाइन दूंगा, और इसी तरह से बॉटनी का जो बॉटनी आपका होगा, बॉटनी में 6, 7, 8 ये तीनों यूनिट आपको ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन इतनी आपको समझ में आई होगी कि आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो कौन कौन से मिलने वाली है। जूलॉजी का 6, 7, 8 यूनिट, बॉटनी का 6, 7, 8 यूनिट। ऑफलाइन में आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये चारों पांचों यूनिट आपको ऑफलाइन में मिलेगी और बाकी 3 यूनिट आपकी ऑनलाइन मिलेगी। जो जिन जूलॉजी में जिन पेपर को जिन यूनिट को पढ़ाना है जूलॉजी में आपका ऑनलाइन, उस यूनिट का एक परीक्षा मैं आपसे करा दूं। तो ध्यान दीजिएगा, बीएससी फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी है, और ये जो सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूं ये एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है। ठीक है ना? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो बीएससी सेमेस्टर सिस्टम में हुआ है जूलॉजी का, तो जूलॉजी के सेमेस्टर सिस्टम में यूनिट कितनी है बाबू? 8 यूनिट। 8 यूनिट पढ़नी है आपको। इस 8 यूनिट में से 6, 7, 8 यूनिट जो है उनका नाम और उसमें कैसे कैसे आपको क्या पढ़ना है वो बता रहा है। जो आपका यूनिट नंबर 6 है वो आपका है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन इन्वायरमेंट। ठीक है ना? अब आपको पढ़ना क्या है कि जो मेंडलिज्म है, मेंडलवाद है, जो मेंडल जी के द्वारा दिया गया नियम है, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, तो मेंडल जी जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उनके नियम के विस्तार से आप पढ़ेंगे, उनके नियम के विस्तार को आप पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे कि जीन किसे कहते हैं, जीन क्या होता है और जीन की भूमिका जीव विज्ञान में होती क्या है, किसी भी आनुवांशिक मटेरियल को पहुंचाने में उसकी भूमिका क्या होती है,
प्लांट और एनिमल्स में उसकी भूमिका क्या होती है, जीन कैसे आपके शरीर में काम करता है, और पेरेंट्स के कैरेक्टर को कैसे ट्रांसफर करता है, ये आपको पढ़ना है। साथ में आपको उस इन्वायरमेंट के बारे में भी जानकारी लेनी है, पर्यावरण के बारे में भी जानकारी लेनी है। इस वाले यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। हालांकि देखियो, चैप्टर के ऊपर विशेष ध्यान ना दिया, दिक्कत क्या है कि जितने भी राइटर होते हैं, जितने भी पब्लिकेशन की बुक आती है, सब में अपने अपने सुविधा के अनुसार चैप्टर बना देते हैं लोग। कोई क्या करेगा कि यूनिट नंबर 1 है तो उसी को 1, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर में बदल देगा। कोई 2 ही चैप्टर में खत्म कर देगा, कोई 3 चैप्टर में खत्म करेगा, कोई 4 चैप्टर में खत्म करेगा। इसको ये मत समझेगा कोई बाध्यता है, ये कोई एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि पूछेगा कि यूनिट नंबर 6 में कितना चैप्टर है, ये सब नहीं पूछेगा परीक्षा में। तो मैं बता रहा हूं कि इसमें आपकी 2 यूनिट है, एक यूनिट में 2 चैप्टर, और दूसरी वाला जो यूनिट है, जो यूनिट नंबर 7 है, इसमें आपको पढ़ना है मनुष्य, गुणसूत्र और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, यानी आनुवंशिकता के स्तर को पढ़ना है, उसके लेवल को पढ़ना है, उसके तरीके को पढ़ना है कि जो इनहेरिटेंस का पैटर्न होता है वो क्या होता है, आनुवंशिकता का जो पैटर्न है, जो तरीका है, जो स्तर है, वो क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ में आपको मनुष्य के गुणसूत्रों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो मनुष्य के गुणसूत्र के बारे में आप पढ़ेंगे, इसमें भी 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर इसमें है, 4 चैप्टर हो गया। इसके बाद आपको बाबू यूनिट नंबर 8 है, जिसमें आपको ये कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक रोग, ठीक है ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो यूनिट नंबर 8 आपकी है, इस यूनिट में आपको पढ़ना है वायरस से होने वाली बीमारी, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, ठीक है ना, फंगस से होने वाली बीमारी जिसको आप कवक कहते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी प्रोटोजोआ है, और वर्म मतलब जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, कीड़ों से होने वाली बीमारी, जो कृमि हैं उनसे होने वाली बीमारी के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें टोटल बाबू जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इसमें टोटल 4 चैप्टर है, 2 चैप्टर 2 चैप्टर 4 चैप्टर, तो टोटल 3 यूनिट मिला के हम आपको 8 चैप्टर पढ़ाएंगे। और उसमें दूसरा जो चैप्टर है ट्रिपैनोसोमा का। अगर पहले का सिलेबस की बात करें तो ये ट्रिपैनोसोमा बीएससी 3rd ईयर में हुआ करता था, जो आपके बीएससी 1st ईयर के जूलॉजी में यूनिट नंबर 8 के चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है ना, ट्रिपैनोसोमा। इसी से अफ्रीकी निद्रा रोग होता है, जिसे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कहते हैं, ट्रिपैनोसोमा से। और ट्रिपैनोसोमा का जो वाहक होता है, जैसे मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। तो मलेरिया तो होता प्लाज्मोडियम से है, लेकिन मलेरिया का जो वाहक होता है ना, वो मच्छर होता है। मच्छर में भी फीमेल मच्छर है जो काटती है, याद रखिएगा, मेल मच्छर नहीं काटता है, सिर्फ फीमेल मच्छर काटती है, और उसे क्यूलेक्स मच्छर है, उसी से प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होता है। तो ये ट्रिपैनोसोमा है जो सीसी फ्लाई के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है या जाता है। दूसरा है बाबू जियार्डिया, पूरा नाम है इसका जियार्डिया लैमलिया, जो प्रोटोजोआ का एक मेंबर है, जिससे डायरिया होता है। और इसके बाद ये तीसरा आपका है, इसमें तीसरा और पूरे चैप्टर में चौथा नंबर है ये बुचेरेरिया या बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी है, जिससे फाइलेरिया रोग होता है। और फाइलेरिया रोग को हाथी पांव, फील पांव या उसी को एलिफेंटेसिस कहते हैं, जिसमें होता क्या, अक्सर क्या होता है कि पैर फूल जाता है, ठीक ना, फाइलेरिया में पैर फूलने की शिकायत रहती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएससी 1st ईयर का जो जूलॉजी का सिलेबस आपका है, यूट्यूब पे या ऑनलाइन अपने चैनल के माध्यम से जो वीडियो आपको मिलेगी, और ऐसी सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि कुछ ऐसे बच्चे जिनको कंटेंट समझने में दिक्कत हो रही है, चाहे वो जहां भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, अगर वो समझना और जानना चाहते हैं तो वो समझ सकते हैं। साथ में उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस ऑनलाइन कंप्लीट, ऑफलाइन में कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर विद्यालय, हर महाकालेज, जो महाविद्यालय हैं या कॉलेज है, उनमें समस्या बस इसी चीज की रहती है
कि शुरुआत में पढ़ाना शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, पहली यूनिट से, और जाते जाते तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं तक जाते जाते आपका टाइम ओवर हो जाता है। फिर उसके बाद परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में 6 महीने का समय मिलता है पढ़ने के लिए। और भारत में तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि भारत की बात छोड़ो, भारत में तो सिस्टम चौपट चल ही रहा है। इसमें जो आपका ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, इस पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एकदम कड़ी निंदा के साथ कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी महाविद्यालय में 6 महीना पढ़ाई कायदे से होती नहीं है। कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि हम 6 महीना क्लास चलाते हैं, जबकि आपका नियम है 6 महीने क्लास चलनी चाहिए, और 6 महीना क्लास चलेगा नहीं। लेकिन वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, चाहे सुहेलदेव वाला हो आजमगढ़ का, इन लोगों को ये लगता है कि बस एक बार फार्म भराई, परीक्षा करा दी, फिर फार्म भराई, परीक्षा करा दी। ये नहीं देखते कि महाविद्यालय में कितनी पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई क्या होती है, 2 महीने 3 महीने एडमिशन में निकल जाते हैं, रिजल्ट लेट आएगा, सेमेस्टर डिसबैलेंस रहता है पूरा एकदम, समय से परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होगी तो 2 महीना चलेगा पूरा परीक्षा आपका, और 2 महीना कहीं ना कहीं आपके अगले सेमेस्टर की पढ़ाई का ही समय कट जाता है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़िए, जो आपका विषम सेमेस्टर होगा, सम सेमेस्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं, सम सेमेस्टर में पहला ऐसा सेमेस्टर, जो पहला सेमेस्टर की बात अगर आप बात करें, जो फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर होता है, इसमें आपको भरपूर टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन दूसरे सेमेस्टर जो लगभग जनवरी के बाद फरवरी में शुरू होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपका होगा, जुलाई में पेपर होगा, उसमें आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी में गर्मी की छुट्टी रहेगी, उसी में परीक्षाएं चलती रहेंगी, और उसमें आपको पढ़ाई का टाइम मिलेगा नहीं। और मिलेगा तो इन्वायरमेंट ऐसा होता है, पर्यावरण का माहौल ऐसा, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है आपका पूरा वातावरण, और गर्मी का महीना, लू बहती है, क्लास नहीं चल पाते सही, और उसमें भी दिक्कत होती है। फिर आपका जो तीसरा सेमेस्टर होगा वो कायदे से चलेगा, फिर वही चौथे सेमेस्टर में समस्या होगी, वही काम जो दूसरे सेमेस्टर में हुआ था। फिर 5वां सेमेस्टर कायदे से चलेगा आपका, फिर 6वें सेमेस्टर में वही दिक्कत होगी। और सच बता रहे हैं कि अगर आप सच में अगर कॉलेज जाते होंगे ना, तो ये दिक्कत आएगी आपके साथ। कहीं पर किसी भी महाविद्यालय में सिलेबस आपके पूरे नहीं होंगे अगर अकेला टीचर पढ़ा रहे तो। अगर डबल या ट्रिपल टीचर अगर हैं, और वो भी अगर रेगुलर क्लास लेते हैं, तो सिलेबस खत्म होगा। सिलेबस को हल्के मत लीजिएगा। सिद्धि कहने के लिए एक पेपर है, इसमें 8 यूनिट है, और 8 यूनिट का मतलब हो गया कि पहले की तुलना में 2 पेपर, और 2 पेपर को 6 महीने में इतनी छुट्टियां होने के बाद, इतना क्लास कम चलने के बाद अगर खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मेरा प्लान है कि हर महाविद्यालय में जब शुरुआत के टीचर लोग पढ़ाते हैं शुरू में, तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट तक जाते जाते तब तक आपका टाइम टेबल आ जाएगा, एडमिट कार्ड बंटना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप परीक्षा में व्यस्त हो जाएंगे। लास्ट का पोर्शन छूट जाता है, और हमारा प्रयास है कि हम 6वीं यूनिट, 7वीं और 8वीं यूनिट आपको पढ़ा देंगे, और आप कॉलेज से 1st to 5 पहले से लेकर के 5 यूनिट पढ़ लेंगे, और उसके बाद आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर भी हो जाएगा, और आप खूब अच्छे से मानसिक संतुलन ठीक ठाक करके अपनी परीक्षा आप महाविद्यालय में दे पाएंगे। ये मेरा प्रयास है। उम्मीद करते हैं कि आप इस लेक्चर को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और अगर आपके लिए बेहतर होता है तो इसको मैक्सिमम आप शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, अपने क्लास में बच्चों को बताएंगे, अपने कॉलेज के और भी बच्चों को बताएंगे, जिनको लगता हो कि इससे किसी का भला हो सकता, किसी को लाभ मिल सकता, किसी की समस्या दूर हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेयर करिएगा, और इससे आपका अगर फायदा ना हो तो कोई बात नहीं, मत शेयर करिएगा। तो इसमें देखना बाबू, जो हम लोगों का यूनिट नंबर 1, 6, 7, 8 है, ये सबके लिए बेहतर होगा, जो भी जहां भी जैसे भी पढ़ते होंगे, क्योंकि एनईपी में सिलेबस सबका सिमिलर है। तो हम लोग शुरू करते हैं बाबू इसका पहली यूनिट का पहला चैप्टर, जो हम पहली यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब तो हमको पढ़ाना 3 है, तो 3 में पहली यूनिट, ठीक है ना, यानी बुक के हिसाब से यूनिट नंबर 6, ठीक है ना। तो बुक के हिसाब से हमको यूनिट नंबर 6 पढ़ना, वैसे तो हमें यूनिट नंबर 1 जो पढ़ाना उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान देना बाबू, इसमें नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस चैप्टर है एक। अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं चैप्टर नंबर
चैप्टर नंबर इसका चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 6 का, यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1, ठीक ना। चैप्टर नंबर 1 क्या है बाबू? चैप्टर नंबर 1 है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक ना। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब ये बाबू ना कि ऐसा आनुवंशिकता का नियम जो मेंडल जी के नियम को फॉलो ही नहीं करता है, कौनों नियम को फॉलो नहीं करता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जी का नियम कक्षा 10 में भी दिया हुआ है, कक्षा 9 में भी दिया हुआ है कुछ पोर्शन उसका, और कक्षा 12 में भी दिया हुआ है। अगर आपने 9, 10 या 11, 12 कायदे का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मेंडल जी के नियम कौन कौन से। तो वह नियम जो जीव विज्ञान में लागू भी होता है और उसको वह नियम मेंडल जी के नियम को फॉलो नहीं करता, उस नियम को नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसा नियम, ऐसा आनुवंशिक नियम जो मेंडल जी के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, उनके बताए हुए नियमों पे नहीं चल रहा है, ऐसे नियम को नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहता है, ठीक है। और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो आपका आता है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में वो आपका आएगा कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आपके आएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जो आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस होंगे या कोडोमिनेंस होंगे, ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि मेंडल जी का नियम क्या था, थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। मेंडल जी का पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में कहते थे प्रभाविता का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और ये दोनों जो लॉ थे ये मोनो हाइब्रिड थे, मोनो हाइब्रिड। और ये तीसरा नियम डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ठीक है, डाई हाइब्रिड का है। अब बाबू ये ध्यान देना कि जो नियम मेंडल जी के पहले नियम को, दूसरे नियम को या तीसरे नियम को फॉलो नहीं करता, इसका पालन नहीं करता, ऐसे नियम को नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसा आनुवंशिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को लेकर जाता है लेकिन मेंडल जी के नियम को फॉलो नहीं करता, उसको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। एक नियम है इनहेरिटेंस का जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ध्यान दीजिएगा, इन कंप्लीट डोमिनेंस। बाबू ध्यान देना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। और अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहता है कि जैसे P1 हो गया और P2 हो गया, यानी पेरेंट्स नंबर 1 और पेरेंट्स नंबर 2 के जो जीन होते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स नंबर 1 और पेरेंट्स नंबर 2 के जो जीन होते हैं ये आपस में ना तो यही 100% शो करेगा और ना ही तो यही 100% शो करेगा। जो F1 जनरेशन पैदा होगी, F1 जनरेशन, समझ पा रहे हैं, F1 जनरेशन पेरेंट्स नंबर 1 पेरेंट्स नंबर 2 का जब क्रॉस होगा गैमेट का,
तो ये F1 जनरेशन नंबर फर्स्ट में ना तो P1 का 100% कैरेक्टर अपीयर होगा, ना ही P2 का 100% कैरेक्टर अपीयर होगा। तो बाबू ना P1 का कैरेक्टर अपीयर होगा, ना P2 का कैरेक्टर अपीयर होगा, 100% नहीं होगा। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो था वह मिराबिलिस जलापा एक प्लांट है जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं, ठीक है ना, जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं या मिराबिलिस जलापा, हिंदी में उसे कहते हैं, एक नाम है उसका गुला बांस का पौधा। तो गुला बांस का पौधा हो गया, चाहे मिराबिलिस जलापा हो गया, चाहे आप जो नाम कह लें, चाहे गुला बांस कह लें, चाहे मिराबिलिस जलापा कह लें, चाहे 4 o'clock प्लांट। इस पौधे में देखा गया, जिसमें हुआ क्या कि इस पौधे में एक फूल लिया गया, एक फूल ऐसा जो कैसा था, बिल्कुल वाइट था, P1, और एक था बिल्कुल P2, ठीक है ना। मान लीजिए सिंबल देने के लिए आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि वाइट कर दिया आपने, तो इसको कर दिया आपने R, ठीक है ना, और बोला क्या है ये वाइट फ्लावर, ठीक है। और यहां पर आपने कर दिया स्मॉल r, ठीक, आप कैपिटल भी कर सकते हैं इसको। इसे कर दिया आपने रेड फ्लावर, ठीक है ना, लाल फूल। अब करेंगे क्या बाबू कि डायरेक्ट गैमिट आप बना रहे हैं, यहां पे कैपिटल R, यहां पे आप गैमिट बना रहे हैं स्मॉल r, और इसे कहेंगे गैमिट, और इसका क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराएंगे तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कैपिटल R है तो इसको कैपिटल R और स्मॉल r लिख लेंगे आप। अब ये हो गया आपका F1 जनरेशन, ठीक है। अब F1 जनरेशन में कैसा पौधा दिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल? मेंडल जी के अनुसार ये दिखना चाहिए, या तो पौधा लाल होगा या तो पौधा का फूल जो होगा वो सफेद होगा, होना चाहिए सिर्फ एक, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब P1 और P2 दोनों के ट्रैक में अगर क्रॉस करा रहे हैं तो या तो P1 का कैरेक्टर अपीयर होना चाहिए या तो P2 का कैरेक्टर अपीयर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, ना P1 कैरेक्टर अपीयर हो रहा है ना P2 कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, और इस परिस्थिति में ये पौधा न लाल होगा न सफेद होगा, पौधा का मतलब कि फूल, ठीक है, ये हो जाएगा पिंक। अब पिंक एक ऐसा कलर ना P2 से मिल रहा है और ना ही P1 से मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक लाल फूल और एक सफेद फूल का जब आपने क्रॉस कराया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां पे प्रदर्शित हो रहा है कि इसके गैमिट आपस में जब फ्यूज किए तो ऐसा प्लांट बनाए, ऐसा प्लांट का फ्लावर बनाए हैं जो ना वाइट है यानी ना सफेद है ना लाल है, ये बन गया गुलाबी। अब गुलाबी बना तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इनकम्प्लीट का मतलब कि ना इसका शो किया है ना इसका शो किया है, किसी का कंप्लीटली डोमिनेंसी नहीं देखी गई। और ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसा जो क्रॉस है ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एक दूसरा तरीका है बाबू क्रॉस कराने का, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको ऐसे भी क्रॉस करा सकते हैं, आप इसको ऐसे क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ा ब्लॉक बनाना ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे, ठीक है। अब यहां पे हो गया व्हाइट फ्लावर, और व्हाइट फ्लावर का जीन हो गया डबल कैपिटल R। यहां पे हो गया रेड फ्लावर, और रेड फ्लावर का जीन हो गया स्मॉल r। ये एक को मेल मान लीजिए और एक को फीमेल मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ए भी होगा पिंक, ए भी होगा पिंक, ये भी होगा पिंक और भी होगा पिंक, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको दिखेगी। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ठीक है ना, इसको कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है बाबू, आपको आप यहां पे अगर रेशियो लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि 100% हाइब्रिड एंड पिंक। ठीक, ये 100% हाइब्रिड यानी संकर भी है और साथ में गुलाबी भी है। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया और नोट करने की इच्छा होती हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। इसके आगे देखिएगा, इसका एक और जो तरीका है उस तरीके में आप देखिएगा, अगर आपको तरीका समझ में आए तो। ये अगर समझ में आ गया हो बाबू, ये समझ में आ गया हो तो तीसरा देखिएगा। बहुत घबराइएगा नहीं, आपके पास समय पर्याप्त है। जनवरी में टाइम टेबल आपका आएगा, दिसंबर में अगर टाइम टेबल आता है तो भी जनवरी के अंतिम में बीएससी के पेपर होते हैं या तो फरवरी में पेपर होगा। तो इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। यदि बीएससी करके कुछ सीखना हो तो नकल के भरोसे रहेंगे, फिर वहीं जिंदगी भर नकल करते घूमेंगे, या तो फिर डिग्री वहीं बक्से में रखे रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तीसरे तरीके से बाबू अगर देखना हो तो जैसे मान लो कि ये P1 है, ये P2 है और आपने यहाँ पे लिखा व्हाइट, यहाँ पे आपने लिखा रेड और इसमें लगा दिया आपने RR और इसमें आपने लगाया कैपिटल R और इसके गैमिट आप बनाए 2, क्योंकि 2 हैं तो आपने लिखा R और यहाँ भी लिखा R, यहाँ लिखा स्मॉल r। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बाबू। ये चारों जो दिख रहे हैं इसको बोलेंगे गैमिट। ठीक है, अब गैमिट बोलेंगे तो इसको आपने ऐसे क्रॉस करा दिया, ठीक, आपने इसको ऐसे क्रॉस करा दिया, ठीक, आपने इसको ऐसे क्रॉस करा दिया। क्रॉस बाबू इतना ध्यान से देखना ताकि आपको क्रॉस कराने में दिक्कत ना हो। अब देखो कैपिटल R हो गया, स्मॉल r हो गया, कैपिटल R हो गया, स्मॉल r हो गया, कैपिटल R हो गया, स्मॉल r और कैपिटल R स्मॉल r। जैसा आपने एक क्रॉस कराया, चौखट बनाया था यहाँ पे, उसमें भी स्क्वायर में भी आपने देखा, यहाँ भी देखा, ये कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। अब इस प्रक्रिया जो चली है इसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन होता है, हिंदी में इसी को कहते हैं संकरण। ठीक है, और जो प्राप्त होगा हम इसको कहेंगे हाइब्रिड। ठीक है ना, इसी को कहेंगे हाइब्रिड। इसी को कहेंगे आप हाइब्रिड और इसी को कहेंगे आप हाइब्रिड। ठीक है ना, ये सभी क्या हो गया बाबू, हाइब्रिड। अब यहां भी आप लिख सकते हैं कि 100% पिंक इसलिए क्योंकि ना रेड हुआ ना व्हाइट हुआ, ये क्या हो गया, पिंक। ये भी क्या हो गया, पिंक, सभी पिंक हो गया। बाबू जब इसका हम सेकेंड यानी ये F1 जनरेशन था, जब हम इसका F2 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन का जो आपका क्रॉस होगा उसका रेशियो अलग आएगा। ठीक है, और उस रेशियो को आप नोट भी कर सकते हैं। मेंडल के नियम का इनकम्प्लीट यानी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। तो देखिएगा इसमें जैसे मान लीजिए चले कि जैसे P1 है और ये क्या है, P2 है। ठीक है, P1 P2 है और आपने क्या किया था, एक भी ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया था कि इसके पहले F1 जनरेशन में आप क्या प्राप्त किए थे, R और स्मॉल r, ये हो गया था आपका हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड हो गया था। अब यहां पर देखेंगे बाबू आप कि कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r, ये भी हो गया पिंक और ये भी हो गया पिंक। ठीक, तो इसके 2 गैमिट बनेंगे, कैपिटल R बनेगा, स्मॉल r बनेगा, यहां भी कैपिटल R बनेगा, स्मॉल r बनेगा। इसको बोलेंगे आप गैमिट।
इसी को हिंदी में बोलते हैं युग्मक, ठीक है। और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। बाबू अब क्रॉस कराएंगे, आप कुछ मत करिए, देखिए सीधा लाइए यहाँ पे, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस लीजिए, यहाँ आइए और यहाँ से, फिर थोड़ा सा और आइए यहाँ से और यहाँ से, थोड़ा सा और आइए यहाँ से और यहाँ से। ये डिस्टेंस भी मेंटेन हो गई और साफ सुथरा डायग्राम भी आपको दिख रहा है। अब क्या होगा बाबू, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर हो जाएगा, और स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखना बाबू इसमें कि जो कैपिटल आर है ये किसको दिखाएगा, वाइट को, ठीक। अब जो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर है ये किसको दिखाएगा, पिंक को, ठीक। और उसके बाद आपका स्मॉल आर है तो किसको दिखाएगा बाबू, ये रेड को दिखाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि जो रेड की संख्या है कैपिटल स्मॉल आर उसकी संख्या कितनी है, 1। कैपिटल आर की संख्या कितनी है बाबू, 2। और कैपिटल आर की संख्या कितनी है, 1। तो इसका रेशियो हो जाएगा, अब देखो बाबू ये वाला जो होगा ये कैसा होगा, रेड। ये कैसा होगा बाबू, दोनों पिंक। और ये कैसा होगा बाबू, इसका व्हाइट। तो व्हाइट की संख्या कितनी होगी, 1। इसकी संख्या कितनी होगी, 2। इसकी संख्या कितनी होगी, 1। तो इसका रेशियो होगा 1:2:1, ठीक है। 1:2:1 होगा। बात सुन पा रहे हैं इसका, इसमें ये दिखेगा व्हाइट, ये दोनों दिखेंगे पिंक, और ये दिखेगा रेड। ये कंडीशन इसकी दिखेगी, समझ में आ रहा है। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये हो गया 25%, ये हो गया 25%, ये हो गया 25%, और ये हो गया 25%, 25 को 100%। अब 25% कैसा होगा, 25% कैसा होगा, व्हाइट। और 50% कैसा होगा बाबू, ये पिंक। और 25% कैसा होगा बाबू, रेड। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये रेशियो और ये रेशियो दोनों आ गए। ये आपको, इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें संभवतः मुझे लग रहा है कि आपको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पहला जो यूनिट नंबर 6 का पहला टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये समझ में आया होगा। विश्वास करते हैं कि आपको ये मेरा स्टेटमेंट ये समझ में आया भी होगा, और मेरे जो YouTube पे जो वीडियो जैसे जैसे आपको मिलेगी ये कंसेप्ट आप विश्वास करेंगे इस पे, क्योंकि आप चैनल पे हैं और बने रहिएगा। मैं आपको हमेशा ऐसे वीडियो आपकी परीक्षा से पहले जितना मैंने वादा किया वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, और क्लास बिल्कुल इस एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगी। इसमें एक्सप्लेनेशन में एक समस्या आपको आ सकती है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, और आपकी क्लास कोई ये शॉर्ट वीडियो या फिर कोई रील वाली क्लास तो है नहीं कि 2 मिनट 1 मिनट में टॉपिक खत्म करना है। ये आपकी लेक्चर और थ्योरी की क्लास है, और आप BSc की क्लास है, इसमें समय लगता है आपको। इसमें वीडियो 35 से 40 मिनट का प्रयास करेंगे कि कोई ऐसी टॉपिक बने जो 35-40 मिनट में खत्म हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा। अगला जो क्लास आपका चलेगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि कोडोमिनेंस क्या होता है, सह प्रभाविता किसे कहते हैं, वो भी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो अगला जो टॉपिक आपका मिलता है वो आपका मिलेगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में आप MN ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि MN ब्लड ग्रुप क्या होता है। उसके बाद ABO ब्लड ग्रुप आप पढ़ेंगे। उसी के साथ आप ये भी पढ़ेंगे कि जो सह प्रभाविता में जैसे पशुओं की चितकाबर जो शरीर होती है, जो लक्षण होते हैं उनके, जो जानवरों में होता है, जो कुत्तों में होता है, जो भेड़ में होता है, जो बकरी में होता है, जो उनके डिजाइन जो कलर होते हैं वो चितकाबर टाइप होते हैं, तो क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से इसमें कैरेक्टर फ्लो करता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर कैसे जाता है, और कैरेक्टर एक साथ कैसे अपीयर होता है। ये ब्लड ग्रुप इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, और आपको आसानी से समझ में आएगा भी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर बाबू आप चैनल पे अगर नए हैं तो विश्वास करिएगा, आपको जितना मैंने कमिटमेंट की है उतना आपको वीडियो उतना समय से आपको मिलता रहेगा। सिलेबस
आपका एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।